बच्चों, अब आइए बात करते हैं स्पीच में बारिश पार्ट के क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर इसमें दो खंडों में विभक्त है, पाठ के साथ और पाठ के आसपास। पाठ के साथ में कुल 6 प्रश्न हैं और पाठ के आसपास कुल 4 प्रश्न हैं। जो तीसरा खंड है क्वेश्चन आंसर का, वो भाषा की बात है, वो आपको नहीं करना है। लेकिन पाठ के साथ के 6 प्रश्न और पाठ के आसपास ये 4 प्रश्न आपको इनका आंसर अपने क्लास नोटबुक में लिखना है। तो मैं एक एक प्रश्न को पढ़ता जा रहा हूं और उसको मैं केवल हिंट दूंगा। आप अपने शब्दों में इन सब का आंसर अपने क्लास नोटबुक में, क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। पाठ के साथ का पहला प्रश्न है, इतिहास में इस पीठ का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? जैसा कि लेखक ने इस पाठ के शुरू में ही बताया है, स्पीति का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना घटी है, न ही यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने इतिहास में कुछ नाम कमाया हो, जिसने कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए हों कि इतिहास से इसे जोड़ा जा सके। स्पीति को यहाँ न कोई किले हैं, न कोई ऐसा विशेष भवन है, न कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, धरोहर है। तो और सबसे बड़ी चीज है कि ये लगभग 9 महीने शेष दुनिया से कटा रहता है और जिन भी शासकों ने यहाँ पर शासन किया है वो एक हरकारे के माध्यम से, दूध के माध्यम से ही कर संग्रह और शासन प्रशासन की जो चीजें थी वो किया करते थे। तो यहाँ पे शासन का भी कोई प्रतिनिधि स्थायी रूप से नहीं रहता है, इसलिए इतिहास में इसका कोई खास स्थान नहीं है। जो इसका महत्व है वो भौगोलिक दृष्टि से है और वही भौगोलिक महत्व को दर्शाने के लिए लेखक ने इस पाठ की रचना, इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है। दूसरा प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? जीवन यापन के लिए क्या जरूरी है? भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा चलिए सेकेंडरी चीज है, शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी जीवन चलेगा, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये 4 चीजें अति महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है, यहाँ पे पानी के साधन नहीं है। 9 महीने लगभग ये पूरी दुनिया से कटा रहता है। जीविका का कोई साधन नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। फसलें मौसम 2 होते हैं, लंबा जाड़ा और छोटा सा बसंत। फसलों के नाम पर केवल 2-3 चीजें यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ पे ना पेड़ पौधे हैं, न ही हरियाली है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ ना उचित खाने की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, और यहाँ स्थानीय चीजों से, चूंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, स्थानीय चीजों से किसी तरह झोपड़ी नुमा और रहने के लिए यहाँ बना लेते हैं लोग, रहने के लिए झोपड़ी नुमा आवास, लेकिन यहाँ विशेष रूप से आवास के भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर देखा जाए तो न भोजन की उचित व्यवस्था है, न रहने की उचित व्यवस्था है, न पानी की उचित व्यवस्था है, न रोजगार की उचित व्यवस्था है। यहाँ का जो परिस्थितियां हैं, तो यहाँ के लोग फिर भी रहते हैं, इन सारी चीजों से संघर्ष करते हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ के लोग अपने जीवन को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करते हैं, बहुत कठिन। उसे परिश्रम तो हम नहीं कहेंगे, परिश्रम तो एक छोटी सी चीज है, मतलब जीने के लिए एक बहुत संघर्ष करते हैं।
ये लोग, भयानक ठंड, बंजर धरती, रोजगार के साधन नहीं, सिंचाई के नाम पर कोई चीज नहीं है, पानी बरसता नहीं, कहीं हरियाली नहीं, सरकार की कोई सुविधा नहीं, संचार के साधन नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहां के लोग कैसे जीते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, आप कल्पना खुद कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को आपको अपने आंसर में देना है। तीसरा प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर रखने के पक्ष में क्यों है? माने श्रेणी जो है इसलिए रखने के पक्ष में है कि बौद्धों का एक माने मंत्र है और बौद्ध लामाओं ने, बौद्ध भिक्षुओं ने इन पहाड़ों पर, इन पर्वत श्रेणियों पर इतनी गहरी तपस्या की है, इस माने मंत्र का इतना करोड़ों और अरबों बार इतना जाप हुआ है कि माने मंत्र की वहां से प्रतिध्वनि सी निकलती है। कहते हैं कि जो चीज किसी स्थान पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उसी के नाम पर उस जगह का नाम हो जाता है। तो और तो कोई चीज वहां है नहीं प्रसिद्ध। तो माने मंत्र जो बौद्धों का है, इतना अत्यधिक जाप होने के कारण, तपस्या करने के कारण लेखक इस पक्ष में है कि इन चोटियों का नाम माने चोटी या माने श्रेणी रखना ज्यादा सर्वथा उचित है। चौथा प्रश्न है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? लेखक कहता है कि ये जो चारों तरफ का यहाँ वातावरण है, परिस्थितियां हैं, वो उदासी से, बेचैनी से भरा हुआ है। अगर देश विदेश से यहाँ पे युवा आएंगे तो यहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, यहाँ पर चहल पहल होगी। इस वीरानगी, इस सन्नाटे में जीवन कलरव करेगा, जीवन हंसेगा, खेलेगा। तो यहाँ की जो उदासी है, जो बेकरारी है, जो बेचैनी है, जिसे कहेंगे एक जो मजबूरी है, वो सारी नकारात्मक चीजें दूर हो सकती हैं। जिंदगी की सारी बेचारगी, सारी मजबूरियां दूर हो सकती हैं अगर इस क्षेत्र को एक ऐसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए जहां से देश विदेश के हमारे युवा आए। पर्यटन के क्षेत्र में कहते हैं पर्वतीय पर्यटन का एक बहुत अनूठा यहां पर अवसर है। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, क्यों जाते हैं? केवल बर्फ के लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में जो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है, उस बर्फ के तरह तरह के दुस्साहसिक खेल होते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स होता है। इसके लिए हमारे युवा वर्ग, बहुत से लोग एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं। अगर वह चीज हमारे देश में ही है और जो कि स्पीति में है, तो बाहर जाने के बजाय हम उस पैसे को, जीवन के उन क्षणों को, जीवन के उन समस्त व्यवहारों को अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ जीवन खेलेगा, यहाँ की उदासी दूर होगी। यही बात यहाँ पे लेखक कहना चाहता है। वर्षा, यह पांचवा प्रश्न है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वर्षा यहाँ के लिए एक विरल, एक दुर्लभ चीज है। यहाँ के लोग वर्षा के बारे में नहीं जानते। यहाँ छक छक गिरते हुए पानी, हरियाली, उस बरसात में तरह तरह के जीवों का कलरव करना, तरह तरह की आवाजें करना, क्रीड़ाएं करना,
यहाँ के लोगों के लिए कल्पना की वस्तु है। इसलिए यहाँ के लोग, मतलब कि जब वर्षा होती भी है तो बर्फ के साथ, बर्फ की वर्षा होती है, पानी की वर्षा नहीं होती है। इसलिए जो सामान्य मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है वह वर्षा यहाँ के लोगों के लिए एक दुर्लभ चीज है। इसलिए जब भी ऐसा होता है तो ये मानते हैं कि वो बहुत शुभ घड़ी होती है, वो बहुत शुभ और सुखद घटना होती है। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका मैं इतना ही कहूंगा, आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मेरे व्याख्या की वीडियोस को अच्छी तरह से सुनेंगे तो अन्य पर्वतीय स्थलों से जो इसकी भिन्नता है वो स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ के जीवन यापन की क्या स्थिति है, यहाँ की भौगोलिक क्या स्थिति है, यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं अन्य क्षेत्रों से, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप इसको पॉइंट वाइज अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं पाठ के आसपास। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। इस लेसन में, इस पाठ में जो बारिश का वर्णन है वो तो आप लेसन को, पाठ को पढ़कर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब इससे तुलना करना है हमारे यहाँ जो मैदानों में बारिश होती है। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा तुलनात्मक चीजें करनी है कि स्पीति की में होने वाली वर्षा और मैदानी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा, दोनों की तुलना करनी है और तुलना करके पॉइंट वाइज इसको लिखना है। अपने यहाँ होने वाली वर्षा के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी बरसात बीती है तो बरसात के समय क्या स्थिति यहाँ होती है, कैसे यहाँ पे जीवन खिलता है, कैसे चारों तरफ खुशहाली छाती है, और वहां पे जो वर्षा होती है जो कभी कभार होती है, दुर्लभ कभी कभार, तो उस वर्षा से भी वहां लोग हर्षित होते हैं। लेकिन भिन्नता क्या है ये थोड़ा आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, स्पीति में लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना करना है। स्पीति में जो लोग रहते हैं और जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, इनकी तुलना अलग अलग खंडों में करनी है। वो खंड क्या होंगे? आर्थिक रूप से मैदानी क्षेत्र, और यहाँ के स्पीति के लोगों में क्या समानता असमानता है, भौगोलिक दृष्टि से क्या है। भौगोलिक दृष्टि में आप ऋतुओं की बात करेंगे, आप यहाँ की ठंड की बात करेंगे, और अपने यहाँ मैदानी क्षेत्रों की ऋतुओं की बात करेंगे। आप फिर उसके बाद जीविका के आर्थिक क्षेत्र में तो जीविका के साधन भी आ जाएंगे, खान पान भी आ जाएगा, और यहाँ के दैनिक जीवन के बारे में आप बात करेंगे कि यहाँ के लोगों का दैनिक जीवन कैसा है, कितनी कठिन परिस्थितियां हैं, और हमारे यहाँ की दैनिक जीवन की क्या परिस्थितियां हैं। तो 3-4 खंडों में इनका धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक में आप इसमें देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। यहाँ का जो प्रशासन है वो एक अलग तरीके से संचालित होता है, और हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो एक अलग तरीके से होता है। तो मुख्य रूप से आप यहाँ जो अंतर दिखाएंगे मैदानी और स्पीति के लोगों में, वो मुख्य रूप से आर्थिक दिखाना है कि वहाँ रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ऋतुएं कैसी हैं, और लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ जीते हैं। और हमारे यहाँ तो सारे साधन उपलब्ध हैं मैदानी क्षेत्रों में, हर दृष्टि से। स्वास्थ्य की क्या सुविधा हमारे यहाँ है, उनके यहाँ की क्या हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ डॉक्टर की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, मेडिकल सुविधाओं की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो स्थितियां हैं। शिक्षा की क्या स्थिति हो सकती है, आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो जिंदगी जीना ही अपने आप में एक तपस्या है। ठीक, तो इन बिंदुओं पर आप मैदानी क्षेत्रों में और स्पीति के लोगों के जीवन के बारे में अंतर को यहाँ पे दर्शाते हुए पॉइंट वाइज लिखेंगे। और इसमें एक और प्रश्न है
कि किन का जीवन आपको ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है। इसमें ये भी लिखना मैदानी क्षेत्र का जीवन, स्पीति के लोगों का जीवन, कहाँ का जीवन ज्यादा आपको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बात आपको लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में करना है। तो जैसे स्पीति में बारिश का वर्णन लेखक ने किया है, आप अगर जैसे कि कहीं लंबी यात्रा आपने किया हो, जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल गए हों, किसी पिकनिक स्पॉट पे गए हों, या फिर कहीं ऐसी जगह यात्रा किया हो कि जो आपको स्मरण हो और आपकी उसकी कुछ विशिष्ट अनुभूतियां हों, विशिष्ट अनुभव हों, तो उसको आप 200 शब्दों में यहाँ पे अपने शब्दों में लिखेंगे। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है, यह भी आपको लिखना है। ये थोड़ा अगर आप देखेंगे स्पीति की जो आज की स्थिति है, थोड़ा आप गूगल गुरु से आप थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में स्पीति नामक स्थान की क्या इस समय स्थिति है, वहां क्या क्या चीजें हैं। आज जो 30 साल पहले थी वो तो इसमें है, आज की क्या कंडीशन है, वहां की प्रशासन क्या है, वहां के लोगों का जीवन क्या है, वहां के लोगों की जीवन की सुविधाएं क्या है। अब समझ लीजिए कि काफी अंतर इन 30 सालों में आया होगा। तो उस अंतर को आपको थोड़ा यहाँ पे गूगल का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके आज की स्पीति की जानकारी, आज के समय स्पीति की क्या स्थिति है उसकी जानकारी जुटानी है और इसको आपको अपने आंसर बुक में, आंसर कॉपी में, आंसर नोटबुक में लिखना है। तो इस तरह से आपको ये पाठ के साथ जो है, पाठ के आसपास ये चारों प्रश्न करना है। ये आपके लिए स्पेशली इसलिए है क्योंकि इन चारों शब्दों का, इन चारों प्रश्नों का आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपकी जो तरह तरह की गाइड्स यूज करते हैं उसमें हो सकता है नहीं मिलेगा ये इन प्रश्नों का उत्तर, तो इसलिए आपको इन प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से लिखना है। भाषा की बात इसको आपको नहीं करना है। तो यही कुल मिला के 6, 4, 10 कुल यही 10 प्रश्न आपको अपने कॉपी में, क्लास नोटबुक में लिखना है।